हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का पेपर 2 6 से लेके 8 क्लास तक का जो हमारा हुआ था 30 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे उसकी सीडीपी को। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 सीडीपी में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है विकास एक डैश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश के समय होती है। मतलब विकास एक कैसी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत कब होती है? तो जीवन भर चलने वाली गर्भधारण, जीवन भर चलने वाली जन्म से, या बचपन के दौरान होने वाली, या गर्भधारण या बचपन के दौरान होने वाली, या जन्म। तो विकास हमारी क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत गर्भधारण के समय से ही हो जाती है। जो विकास है वो हमारा जैसे गर्भधारण होगा तभी से शुरू हो जाएगी और जीवन भर चलेगी, पूरी जिंदगी आपका विकास होता रहेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कथन और तर्क वाला है, रीजन वाला। गेंद के पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गतिक परिपक्वता होनी चाहिए। मतलब गेंद को पकड़ने के लिए उसको कैसे पकड़ना है उसको सीखने के लिए उसमें कुछ गतिक जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो होनी चाहिए। इसका तर्क है सीखना विकास पर निर्भर होता है। मतलब जो सीखना होता है वो हमारा कितना विकास हुआ है उस पर निर्भर होता है। तो ये दोनों बातें आपस में सही हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सामाजिकरण एक डैश प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध। मतलब सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण की विभिन्न संस्थाओं का आपस में क्या क्या संबंध होता है। ठीक है, सरल महत्वपूर्ण है, सरल महत्वपूर्ण नहीं है, जटिल है महत्वपूर्ण है, जटिल है महत्वपूर्ण नहीं है। तो सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सामाजिकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस चरण में बच्चे मूर्त समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं परंतु उन्हें निगमनात्मक सोच करने में कठिनाई होती है? मतलब कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे जो चीज़ सामने हमें दे रखी होती है उसके बारे में अपनी राय रख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, लेकिन जो सामने नहीं है या जो काल्पनिक सोच है या जिसमें हमें जो निगमनात्मक सोच है उसको उनको समझने में कठिनाई होती है। तो कौन सी स्टेज पे जाके? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या अमूर्त? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। अब एक क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? अर्थपूर्ण अधिगम जो होता है वो जीन पियाजे के अनुसार किस प्रक्रिया में होता है? उद्दीपन व प्रक्रिया के अनुबंधन की प्रक्रिया में, या तब जब इनाम और सजा का प्रयोग किया जाए, या जब वयस्क निरंतर लेते हैं वो व्याख्यान देते हैं, या फिर खुद से आरंभ की गई गतिविधियां व खोज। तो देखो, अर्थपूर्ण अधिगम कब आएगा? जब खुद से आरंभ की गई गतिविधि हो या उसके बारे में खोज की हो, जब खुद से किया गया हो तब अर्थपूर्ण आता है। बाकी जो इनाम सजा इससे अर्थपूर्ण अधिगम नहीं आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? जो पियाजे ने 4 चरण दिए थे उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है? कौन सी जो बात है इधर जो वाक्य कह रहा है वो सही नहीं है? संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। सभी चरण एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं। चरण सार्वभौमिक हैं, यह हर जगह के बच्चे के गुणधर्म को दर्शाते हैं। तो देखिए, जो संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है, ये बिल्कुल सही बात है कि एक दिशा होती है वो समान होती है बच्चों में। कि पहले बच्चा बैठना सीखेगा, उसके बाद क्या है अपनी नी से चलना सीखेगा, फिर पैरों से चलना सीखेगा। तो ये सारे बच्चे यही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मतलब डायरेक्ट चल के खड़ा हो गया, नहीं। तो एक एकीकृत रूप में होगा, एक दिशा में होगा। ठीक है, ऑप्शन बी एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे नहीं बढ़ा सकता। और ऑप्शन भी करेक्ट है कि अगर एक चरण हमें दे रखा है, एक चरण हमारा है हो गया है, जैसे बच्चा बैठने लग गया है, तो ये नहीं है कि वो डायरेक्ट ही चलने लग जाएगा, एक चरण को लांघ के दूसरे चरण में चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हमें यही पूछा है कि कौन सा नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? जो कोलबर्ग ने दिए थे नैतिक विकास के कुछ स्तर जो 3 थे, उसमें से जो पूर्व पारंपरिक स्तर है उसकी क्या विशेषता है? इस बात पर ध्यान
कि संस्कृति कारक और जेंडर नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करती है, या नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है, या व्यक्ति अपने कार्य के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाएं को बनाए रखने का प्रयास करता है, या स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन जो सार्वभौमिक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि नियमों का पालन व अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है। ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेवाइस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेवाइस्की के अनुसार बताना है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सुसाधित होता है या घटती है। तो अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एज से बड़े करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वायुविस्की के अनुसार। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, लेवाइस्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है, या फिर सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता, या सीखना सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन पर आधारित होता है, या सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया व स्मृति के भंडार शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। ठीक है, क्योंकि सीखना हमें सामाजिक परिवेश में ही रहकर है। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्ष में पाठ्यचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। एक प्रगतिशील एक्टिव जो चल रही है हमारी क्लास, उसमें किस तरीके का पाठ्यचर्या होनी चाहिए। बेहद कठोर व संरचित, जिसमें बच्चों को कोई स्वतंत्रता ना, कठिन और वो नहीं होनी चाहिए कि फिर बच्चों को किस तरीके से सीखेंगे वो। ठीक है, या फिर बी ऑप्शन है, विषयों की खंडित रूप से संगठित करती, जिसमें विषयों का कोई पारस्परिक संबंध नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि संबंध नहीं होगा तो बच्चे कैसे एक नॉलेज को दूसरे से कैसे कनेक्ट करेंगे। ऑप्शन सी है, बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जानी चाहिए। जानकारी को असंगत टुकड़ों में प्रस्तुत करना चाहिए। ये भी गलत है कि जानकारी को असंगत टुकड़ों में प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है कि बच्चों की रुचियों और उनकी क्षमताओं के अनुरूप ही हमें संगठित करनी चाहिए। ठीक है, पाठ्यचर्या को। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतःव्यक्तिगत बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। ठीक है, अंतःव्यक्तिगत। ठीक है, तो छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, या फिर अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना, या फिर ताल, तय, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, या फिर विशिष्ट ताल, स्वर और लय के बीच अंतर करने की क्षमता, जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो देखो, अंतःव्यक्ति की क्षमता में क्या शामिल है, वो उसमें शामिल है कि अपनी भावनाओं से अवगत होना, कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस क्या है, उससे अवगत होना, और अपनी क्षमताओं को पहचानना कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। ये है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 12 पे, एक शहर को डिजाइन करने वाला एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। एक डिजाइनर है, वास्तुकार है, चित्र बनाने वाला है, तो उसमें किस तरीके की बुद्धि होनी चाहिए। स्थानिक होनी चाहिए, भाषाई होनी चाहिए, या फिर संगीत में होनी चाहिए, अंतर्व्यक्तिगत बौद्धिकता होनी चाहिए। तो देखो, वो एक वास्तुकार है तो उसे स्थानिक बुद्धि होनी चाहिए वहाँ की। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 13 पे, समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे, कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करे, चर्चा से हतोत्साहित करे, असहमत के प्रति अहिष्णुता रहे, या फिर अविचरण सोच पर जोर दे। तो देखो, ये तीनों ही गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कई दृष्टिकोणों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 14 पे, सह शिक्षा में एक शिक्षक लड़कों से कहता है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में गृह विज्ञान को मत लो, तुम लड़की नहीं हो। इससे किसको बढ़ावा मिलता है। देखो, जैसे क्लास में बोलते हैं कि भाई होम साइंस है तो आप मतलब उसको तो गर्ल्स ही लेंगे, उसको बॉयज़ नहीं लेना है। ठीक है, बॉयज़ को होम साइंस की क्या ज़रूरत है, उनको नहीं लेना है। तो ये जो सोच है, इससे क्या बढ़ावा क्या मिलता है, क्या सोच है, किस तरीके की, जेंडर समानता की है। तो समानता तो है ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो सीधे सीधे दिखा रहे कि ये तो लड़की के लिए, ये लड़के के लिए। जेंडर भूमिका में लचीलापन है नहीं, लचीलापन होता तो ऐसा नहीं होता है। जेंडर समानता सेम है, वो नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर होगा बी, जेंडर रूढ़िवादिता। ये रूढ़िवादिता है कि भाई लड़का है तो उसको ये लेना है, लड़की है तो उसको ये लेना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक छात्र की वैचारिक स्पष्टता का आकलन प्रभावी ढंग से किस प्रकार किया जाना चाहिए। जो उसकी वैचारिक जो स्पष्टता है उसका आकलन किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है छात्र को परिभाषा पढ़ने के लिए कहनी चाहिए। तो परिभाषा पढ़ने में उसकी वैचारिकता कहाँ स्पष्ट होती है। वैचारिकता का तो मतलब है कि उसके विचार कहाँ पे स्पष्ट होंगे। ठीक है, फिर सी वाला है छात्र को बोर्ड से कॉपी करने के लिए कहना चाहिए। तो बिल्कुल हो गया कि कॉपी करना है, बस छाप दो ऐसे ही। छात्र को दूसरे छात्र की प्रतिक्रिया याद रखने, तो ये दूसरे की प्रतिक्रिया याद रखने से क्या होगा, कुछ नहीं, तो उसकी सोच का कहाँ पता चलेगा। तो ऑप्शन बी है विद्यार्थी को दैनिक जीवन में अवधारणा के अनुप्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहकर, मतलब उसको ये रोज हमारे जीवन में जो हो रहा है उसके बारे में सोचने को कहकर, तो उससे उसकी सोच का पता चलेगा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली कोई एक टॉपिक के बारे में बोलें कि भाई इन्वायरमेंट के बारे में बोलो, तो इन्वायरमेंट से ही तो पता चलेगा कि मतलब वो इन्वायरमेंट के बारे में पता चलेगा, तो उसके विचार उस पर स्पष्ट होंगे कि उसकी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या विचार है। तो इसीलिए दैनिक जीवन की अवधारणा के अनुप्रयोग के बारे में सोचने के लिए कहकर। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 15 तक। 16 से लेके 30 तक हम दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू।